Neutron Nexus. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूट्रॉन नेक्सस। ये हमारा इंस्टीट्यूट है और हम आज 8th लेक्चर जा रहे हैं रिकॉर्ड कराने। और स्टूडेंट आप लोग बैठ जाइए, तो स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है, डोमेन का नाम है। आज हम डिस्कस करेंगे 4 एक्ट पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, प्रॉपर्टी लॉज है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है और इसका वेटेज। मतलब ये ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन आते हैं एआईबी में और बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं है इसको सही से करना। तो 8 क्वेश्चन आते हैं और 8 क्वेश्चन में आप 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करें पहला लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 में अंग्रेजों के ज़माने का ही बना हुआ है। और इसमें क्या क्या हम एआईबी को फोकस रख के ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी से हम करेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले इसका पर्पस क्या है, तो जो एग्रीमेंट होता है, जो डीड बनता है, एग्रीमेंट होता है, वो डिफाइन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट के अंदर 2 पार्टी हो, 2 ग्रुप हो, 2 लोग हो या एक हो, दूसरा बहुत बड़ी पार्टी, 1 और 10 लोगों में, 20 लोगों में, ये एग्रीमेंट बनता है। रेंट एग्रीमेंट भी बनता है, लीज भी बनता है, सब ये एग्रीमेंट में आता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू इसको कहते हैं। और इसका मकसद क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इन फोर्सेबल बाई लॉ। ये सेक्शन 2H में है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H में है। तो इसमें जब तक वो, अब ये इन्फोर्समेंट कब आएगा, कोर्ट के थ्रू इसे लागू कब कराया जाएगा, उसका कुछ रूल रेगुलेशन है, उसको जा रहे हैं हम लोग स्टडी करने। सबसे पहले इसमें इसेंशियल एलिमेंट होते हैं, वो ये सेक्शन 10 में याद कर लीजिए, सेक्शन 10 में है। और इसमें सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब ऑफर प्रपोजल होगा, ऑफर दिया जाएगा कि ये है, और अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो एग्रीमेंट दोनों पार्टी, मैंने मान लीजिए आपको ऑफर किया कि ये मेरा वीडियो है और आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया और ये रिटन में हो गया, तो ये भी एक एग्रीमेंट हो गया। अब एग्रीमेंट में क्या हमारा बेनिफिट है दोनों पार्टी का, वो सब आएगा इसमें। तो पहला है ऑफर और एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो सेक्शन 2A और 2B, ध्यान से देखिए, 2A 2B, इसमें क्या क्या है, ऑफर है और एक्सेप्टेंस है। दूसरा, फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब जो एग्रीमेंट हो रहा है किसी प्रेशर में, किसी लालच में, किसी दबाव में या ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, बाई फोर्स नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट हो हमारे आपके बीच में, चलो दोनों एग्रीमेंट के लिए चलो उसको मारते हैं या चलो ये गलत काम करते हैं, तो इसमें नहीं होना चाहिए। लॉफुल, जो अगेंस्ट ऑफ लॉ ना हो, देश के खिलाफ ना हो या अगेंस्ट ऑफ पीपुल ना हो, लॉ के अंडर में हो, तभी माना जाएगा लॉफुल। इसके अलावा लॉ फॉर कंसिडरेशन भी होगा, ये 2D में आएगा, ये याद करना, सेक्शन 23 है, ठीक है। कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था, पिछली बार आया था, इस बार भी आ सकता है। कॉम्पिटेंट पार्टी मतलब कम से कम जो एज हो, जिस पार्टी, 2 पार्टियों के बीच में हो, उसमें एज कितनी होनी चाहिए, लीगल होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, वेल्दी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, इसके अलावा अनसाउंड नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, इस तरीके से ये तभी होगा। इसके अलावा नॉट एक्सप्रेस वर्ड, ये नहीं होना चाहिए। तो अब ये देखिए, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने टाइप का, 4 टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा मेरी तरफ से। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो वैलिड होगा, जाहिर सी बात इन्फोर्सेबल होगा, कोर्ट के थ्रू वो अप्लाई कराया जाएगा, आप उस पर कर सकते हैं बाई लॉ। दूसरा वॉइड, वॉइड होगा नो लीगल इफेक्ट, अगर बेकार होगा, इसमें मैंने पीछे बता ही दिया है कि ऐसा जो अनलॉफुल हो या जिसमें अनसाउंड हो या कॉम्पिटेंट न हो, तो ऐसा एग्रीमेंट अनलॉफुल होगा। इसके बाद से वॉइडेबल, वॉइडेबल सेक्शन ये हो, वैलिड यूनिट ये हो गया आपका। इसके अलावा ये हो जाएगा अनइनफोर्सेबल लीगल बट इनकम्प्लीट ड्यू टू टेक्निकल। ये देखिए, ये भी मतलब एग्रीमेंट बना लेकिन कुछ चीज़ें जैसे उसमें गवाह नहीं है, सिग्नेचर नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये हो गया आपका वो अनफोर्सेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, ये देखिए, बाय परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट, इम्पॉसिबिलिटी, लैप्स ऑफ टाइम और ब्रीच।
ये 4 पॉइंट अब 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 आपको ध्यान रखना है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो इस तरीके से ध्यान रख के बनाना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट के हैं। अब इसमें रेमेडी का मतलब होता है उपचार, इलाज, उसका निवारण कैसे होगा। तो देखिए निवारण कैसे होता है, सेक्शन 73 75, मतलब 73 74 और 75 में होता है। देखिए इसमें डैमेजेस हो गया, क्वांटम मेरिट हो गया, रिसजेशन हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और इसमें सब अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर ये आएगा। तो ये आपका सेक्शन याद कर लेना है। जो रेमेडी है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, उसमें रेमेडी क्या है, जैसे आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर वो कैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो लॉफुल और सब कुछ ठीक है, तो फिर कैसे उसका निवारण होगा। अब एआईबी में क्या पढ़ना, इसमें तो ध्यान रहे। देखिए इसमें सेक्शन 2 सबसे ज़्यादा है, सेक्शन 3 सेक्शन 10 13 23 13 से 23 74 3 74 2 10 13 से 23 73 और 74, ये देखना। और ये आपको याद करना है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड लिट्स, उसके एसेंशियल मैंने बता ही दिया था। इसके एक्सपेंस फ्री कंसेंट है, ये रेमेडी क्या है, इसके रेमेडीज फॉर ब्रीच, और व्हाट द क्वांटम ऑफ मेरिट। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें एआईबी का क्वेश्चन इसी तरीके से, ये क्वेश्चन ही है जो हमने वो किया है। आप देखिए अब आ जाइए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ये आफ्टर इंडिपेंडेंट ये कानून बना था। उसके पहले भी था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट ही इसको लेंगे। तो इसमें क्या, इसका पर्पज क्या था, प्रोवाइड्स रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट सिविल राइट। बेसिकली सिविल राइट कहते हैं, सिविल मुकदमों में जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, टॉर्ट होता है, उसके लिए होता है। व्हेन द डैमेजेस आर इनएडिक्वेट, ठीक है। और इसमें मेन रिलीफ क्या क्या है, इसमें देखिए सेक्शन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सेक्शन 10 से 14 तक है, मतलब 10 से 14 तक। कंपेल परफॉर्मेंस, यहाँ पे आपका सेक्शन 13 से 42 है, रिस्ट्रेन एंड प्रिवेंट एन एक्ट। इसके अलावा डिक्लेरेटरी डिक्री सेक्शन 34 है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट, ये हो गया। इसके बाद से रेक्टिफिकेशन एंड कैंसिलेशन, ये दोनों दे रखा है, ये दोनों 26 और 31 सेक्शन में आता है, ये देख लीजिए। और इसमें करेक्ट और कैंसिल कैसे किया जाता है डॉक्यूमेंट का, इसमें दे रखा है। ये आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इसके एआईबी के एग्जाम से इसमें देख लेना है, इसमें 3 क्वेश्चन है, सेक्शन 10, 14, 34 और 8। ये ज़्यादा ध्यान से इसको पढ़ लेना। और इसमें क्या क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ क्या है, इसके व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है, और ये टेम्पोररी, और ये सब दे रखा है इसमें। आप ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, और इसे टीपीए कहते हैं, और ये भी अंग्रेजों के ज़माने का ही है। और इसका पर्पज है, जो प्रॉपर्टी होता है वो कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। जब हम बेच के भी ट्रांसफ़र करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को गिफ्ट दे के ट्रांसफ़र करते हैं, इस तरीके से हम प्रॉपर्टी को अपना देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और प्रॉपर्टी में कई तरीके की प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल और अमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे ज़मीन जायदाद हो गया, और पैसा हो गया, गाड़ी हो गया, मूवेबल हो गया, और इमूवेबल हो गया आपका जो ज़मीन और जायदाद होगा। ठीक है, ये देखिए रेगुलेट ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पर्सन्स। ये देखिए, जो और जाहिर सी बात है, जो जिंदा होगा वो जिंदा को ही ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, की कॉन्सेप्ट और सेक्शन इसके आते हैं। देखिए ये है इसके सेक्शन, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र, व्हाट में बी ट्रांसफर्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। इसका ये पता है, लीज पेंडेंस ये डॉक्ट्रिन क्या है, अगर कोई झगड़ा चल रहा, कोई मुकदमा चल रहा, उस दौरान प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। मतलब 2 भाई हैं, उन दोनों में और लड़ाई चल रहा है, और वो सोच रहा कि उसके पिताजी उसको ट्रांसफ़र एक को कर दे, नहीं, ड्यूरिंग द फाइट, ड्यूरिंग द मुकदमा, उस समय आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये डॉक्ट्रिन है। जब तक वो पूरा का पूरा मुकदमा सही नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता है, उसके बाद ही ट्रांसफ़र होगा।
उसके बाद से फ्रॉडेंट ट्रांसफ़र हो गया, ये बहुत होता है इंडिया में, बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, सेल, लीज और गिफ्ट, ये सब के सब प्रॉपर्टी जो होते हैं ट्रांसफ़र करने की, ये सेक्शन याद कर लीजिए। सेक्शन 122, 105, 54, 53A, 53, 52, 6A। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, यहाँ पे देखिए इसमें दे रखा है डॉक्ट्रिन्स, इसमें साफ साफ दे रखा है। लीज पेंडेंस सेक्शन 52 में है, नो ट्रांसफर ड्यूरिंग द लिटिगेशन। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ड्यूरिंग द लिटिगेशन ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है जब डिस्प्यूट चल रहा हो प्रॉपर्टी का। पार्ट परफॉर्मेंस देखिए कैसे होता है, प्रोटेक्ट ऑफ ट्रांसफर इन पोसेशन पार्ट परफॉर्मेंस है। और इलेक्शन ये दे रखा है चूज। इसके अलावा AIB फोकस सेक्शन, एक्सपेक्टेड AIB क्वेश्चन देखिए सेक्शन 5, 6, 52, 53, 54, 105 और ये है डिफाइंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस, ये आएगा। ये इसको बच्चे लोग याद कर लेना, एक क्वेश्चन ये मिलने वाला है। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड गिफ्ट क्या होता है। अब आते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये बेसिकली बनाया गया है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी सामान, कोई भी चेक बाउंस, इन सब के लिए बनाया गया। तो इसमें दे रखा पर्पज क्या है, देखिए फैसिलिटेट्स स्मूथ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन थ्रू द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक ई चेक, देखिए हो गया, बिल हो गया और प्रोमिसरी नोट्स हो गया। जैसे मैंने प्रॉमिस किया कि ये भी इसमें आता है, याद रखिएगा कि इस एक्ट के अंदर ये आता है कि अगर मैं कह रहा हूँ मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप मुझे पैसा दीजिए, गारंटी दे रहा हूँ कि आप पास हो जाएंगे, तो ये नोट में अगर दे दिया तो भी इसके अंदर आ जाएगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर मुकदमा हो जाएगा। इस पर याद रहे, जितने टीचर्स पढ़ाते हैं या जो भी है, तो इसमें ये भी आ जाएगा। अगर आपने वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, तो इसमें आ गया। इसके अलावा बिल दे दिया उसमें, चेक बाउंस में, ये सब इसी एक्ट के अंदर आता है। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में इसमें सेक्शन, ये प्रोमिसरी नोट्स हो गया, ये देखिए बिल एक्सचेंज हो गया, चेक सेक्शन 6 में आएगा और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये हो गया 13 में। ये पूरा के पूरा 4 आपको याद करना। सेक्शन पहले में क्या है, प्रॉमिस जो करते हैं, प्रोमिसरी नोट्स दे दिया हमने कि आप ये कर दिए तो मैं आपको ये कर दूंगा। बिल एक्सचेंजेज हो गया, दूसरा हो गया चेक बाउंस हो गया और तीसरा होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कोई डाउट है सर? कोई डाउट? नो। अब इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखिए, लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज सेक्शन 13 से 45 तक। 118 में देखिए प्रिजम्पशन एज टू कंसिडरेशन सिग्नेचर एंड डेट, ये दे रखा है आपका। इसके अलावा 138 में आपका डिसऑनर चेक, ये सबसे ज़्यादा, और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, लाइबिलिटी है, इसमें सजा भी हो सकती है अगर चेक आपने दिया है और बाउंस हो गया तो ये। इसके अलावा ऊपर भी दे रखा है ये। इसके अलावा 139 में प्रिजम्पशन ऑफ फेवर ऑफ होल्डर, जाहिर बात चेक होल्डर के फेवर में होगा। सेक्शन 142 में ये कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस ये दे रखा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल फॉर सेक्शन 38 जो ऑफेंस है, इसमें देखिए ये पूरा चेक बाउंस के लिए है। चेक ड्रॉन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ डेप्ट प्रेजेंटेड विद इन वैलिडिटी पीरियड, अगर जो उसमें लिखा हुआ है उस डेट के बाद चेक आप डालेंगे तो फिर वो नहीं वैलिड होगा, उसमें डेट के अंदर ही डालना है। डिसऑनर ड्यू टू द इनसफिशिएंट फंड, बैलेंस नहीं है, इसकी वजह से चेक बाउंस हो जाता है। नोटिस टू ड्रॉवर विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर नोटिस देना होता है, नहीं तो फिर। और कंप्लेंट विद इन 30 डेज आफ्टर नोटिस पीरियड, नोटिस देने के बाद 30 डेज के बाद आप कंप्लेंट कर सकते हैं, करेंगे तभी होगा। अब इसमें फोकस कौन कौन से पे करना है, सेक्शन 4 से 6 तक, 13, 118, 138, 138 ही ये चेक बाउंस के लिए होता है, 142। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा के पूरा डिफाइन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और ये किस सन में बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, यह पूरा दे रखा है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये 8 क्वेश्चन इसमें से आएगा। और बच्चों इसको जितना मैंने पढ़ा है इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से आएगा और इसी के अंदर से आएगा। जो बाकी इसके जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
जो एकेडमिक लॉ की क्लासेज होती हैं एलएलबी और बीएलएलबी की, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन ज्वाइन। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं और जो भी पेपर आते हैं उनकी तैयारी कराई जा रही है और वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब दे दिया गया है, बाकी लोकेशन भी है और ये जामिया नगर के बटला हाउस में इंस्टीट्यूट है। और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें तो आके बात कर सकते हैं। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए ज़्यादा अवेलेबल है और वो ये ना देखें कि कितना वो खर्च होगा, वो सब यहाँ बैठ के बात हो जाएगी और वो तैयारी करें लॉ की। ठीक है, थैंक यू। Neutron Nexus.